तो देखो यहाँ जो फलन की परिभाषा बताए, क्या बताए कि ए और बी दो क्या हैं, अरिक्त समुच्चय हों, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हों फलन कहलाता है। देखो हर एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही स्थान, जैसे x1 का एक ही स्थान पे प्रतिबिंब बन रहा है, x2 का एक ही स्थान पे, x3 का एक ही स्थान पे, x4 का एक ही स्थान पे, x5 का एक ही स्थान पे, और समुच्चय ए के सब अवयव संबंधित भी हैं, तो ये नियम क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंधित हों फलन कहलाता है। अब यहाँ पे इसमें फलन कब ना कहलाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अवयव क्या हो गए, मान लो s1 s2 s3 हो गया, ठीक है, और यहाँ इसके अवयव क्या हो गए, y1 और y2, तो ये इससे संबंधित हो गया, ये इससे संबंधित हो गया। तो परिभाषा में क्या लिखा है कि जिस नियम के द्वारा समुच्चय ए के सभी अवयव, तो यहाँ सभी अवयव संबंधित नहीं है, नहीं है ना, तो ये नियम फलन एफ, ये नियम यहाँ नियम एफ फलन नहीं है, यहाँ नियम एफ फलन नहीं है, क्योंकि नियम एफ के द्वारा, क्योंकि नियम एफ के द्वारा समुच्चय ए के सभी अवयव संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति दिखा दें, तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो ए है, ये बी है, इसके अवयव ऐसे हैं, a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b2 है और b3 है, तो यहाँ ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। यहाँ देखते हैं कि नियम एफ के द्वारा समुच्चय ए के सभी अवयव तो संबंधित हैं, नियम एफ के द्वारा समुच्चय ए के सभी अवयव तो संबंधित हैं, लेकिन अवयव a1 का दो स्थानों पर प्रतिबिंब बन रहा है, बनना एक ही स्थान पर चाहिए, तो यहाँ पे अवयव a1 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अद्वितीय का मतलब केवल एक अवयव का दो स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि बनना क्या चाहिए, एक ही स्थान पे एक अवयव पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ नियम यह फलन नहीं है, क्यों, क्योंकि समुच्चय ए के अवयव a1 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो यहाँ नियम एफ है, फलन नहीं है, क्योंकि नियम एफ के द्वारा समुच्चय ए के अवयव a1 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ नियम एफ फलन नहीं है, क्योंकि नियम एफ के द्वारा समुच्चय ए के अवयव a1 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ठीक है, तो शर्त क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव संबंधित भी होने चाहिए और हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जैसे ए है, ये बी है और इसके अवयव क्या हैं, x1 है, x2 है, s3 है, s4 है, ये y1 है और ये y2 है और y3 है। तो यहाँ देखो ये ऐसे, तो यहाँ देखो सभी अवयव संबंधित भी हैं और दो अवयव हैं, तो s1 का एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बन रहा है, s2 का एक ही स्थान पर बन रहा है, ये स्थिति चलेगी, क्योंकि हर एक अवयव संबंधित भी हैं, हर एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही स्थान पर बन रहा है। इधर के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक स्थान पर बन सकता है, पर इधर का एक अवयव का दो या दो से अधिक अवयवों पर प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ नियम एफ फलन है, यहाँ नियम एफ फलन है, क्योंकि
नियम F के द्वारा समुच्चय A के सभी अवयव संबंधित हैं। क्योंकि नियम F के द्वारा समुच्चय A के सभी अवयव संबंधित हैं तथा समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय A के सभी अवयवों का B में अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि नियम F के द्वारा समुच्चय A के सभी अवयव संबंधित हैं तथा समुच्चय A के सभी अवयवों का B में अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दिख रहा हूँ कौन वाला चित्र बना दें। ये x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 ये हाँ ये A और B है। x5 x6 y1 y2 y3 y4 तो देखो यहाँ पे लिख चुके। अब देखो यहाँ पे यह नियम समुच्चय इस समुच्चय B के बीच में फलन है क्योंकि समुच्चय A के सभी अवयव संबंधित हैं और B में अद्वितीय प्रतिबिंब भी बन रहा है। ठीक है, इसका कोई अवयव बचा नहीं होना चाहिए सर, बच जाए तो चलेगा, है ना। इधर अब बचा हुआ है तो ये बता रहे हैं कि यदि A से B के बीच में कोई नियम या फलन है तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने की परंपरा क्या है इसको। यदि नियम F समुच्चय A से समुच्चय B में फलन है तब हम इसे निम्नानुसार लिखते हैं। निम्नानुसार लिखते हैं।
कैसे लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिख देते हैं। यदि नियम एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन है तब हम इसे निम्नानुसार लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। और तथा समुच्चय ए फलन एफ का क्या कहलाता है, डोमेन, तथा समुच्चय बी फलन एफ का कोडोमेन कहलाता है, कोडोमेन तथा समुच्चय बी के कोडोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों। समुच्चय ए फलन एफ का डोमेन, समुच्चय बी फलन एफ का कोडोमेन, और कोडोमेन के उन अवयवों का समुच्चय जो डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, फलन एफ का रेंज कहलाता है। फलन एफ का रेंज कहलाता है, ठीक है। यहाँ समुच्चय डोमेन है, समुच्चय भी कोडोमेन है, और कोडोमेन के उन अवयव का समुच्चय जो संबंधित है किसी न किसी अवयव से, जैसे y1 y2 y3 y4 y5 y6 का समुच्चय क्या कहलाएगा, रेंज। और y1 से लेके y7 तक कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो जैसे डोमेन ऑफ एफ बराबर क्या होगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6 कोडोमेन ऑफ एफ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या होगा, y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये हुआ डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। ठीक है। लिख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे बार बार यूज होगा एकैकी फलन आच्छादक फलन, है ना। तो एकैकी फलन क्या कहलाता है, जैसे मान लो समुच्चय ए और समुच्चय बी
कि बीच में फलन f इस प्रकार से परिभाषित है, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, ये इससे संबंधित, इससे संबंधित, ये इससे संबंधित। जब डोमेन के द्वारा जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे फलन को क्या बोलेंगे? एकाएकी फलन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एकाएकी फलन बोलेंगे। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे a है, ये b है, यहाँ पे x1 x2 x3, ये y1 y2, तो यहाँ ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। फलन ये भी है, लेकिन ये एकाएकी फलन नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है, दो अवयवों का प्रतिबिंब एक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बहु एक, बहुत अवयव का एक स्थान पर प्रतिबिंब, बहु एक फलन है ये, एकाएकी नहीं है। एकाएकी कब होगा? जब भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। S1 का S1 y1 पर, S2 का ये अलग अवयव है, ये इसका प्रतिबिंब अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका प्रतिबिंब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है जैसे इसमें है। ये एकाएकी नहीं है, ये एकाएकी है। ठीक है, तो यहाँ नियम f, यहाँ फलन f एकाएकी फलन है और यहाँ फलन g एकाएकी फलन नहीं है। तो यहाँ नियम, यहाँ फलन f फ्रॉम a to b एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। यहाँ फलन g फ्रॉम a to b एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। एकाएकी फलन को अंग्रेजी में लिखते हैं वन वन फंक्शन, वन फंक्शन आर वन मैपिंग आर इंजेक्टिव मैपिंग। वन फंक्शन, वन मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग, तीन तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जो लिटरेचर इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो इंजेक्टिव बोलेंगे, उसका अनुवाद करेंगे तो वन मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, अब उसे हिंदी अनुवाद करोगे तो एकाएकी फलन होगा। जी फलन ए से बी में एकाएकी नहीं है। वन यहाँ नहीं है ना। अब देखो, एक फलन आता है जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में भिन्न भिन्न हो, उस फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। परिभाषा लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जिस फलन के द्वारा डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में भिन्न भिन्न हो, को डोमेन में भिन्न भिन्न हो, उस फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। एकाएकी फलन कहते हैं। एकाएकी फलन, उस फलन को एकाएकी फलन कहते हैं। ठीक है, अब क्या आता है एकाएकी फलन के बाद? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। देखो यहाँ पे आच्छादक फलन क्या होता है? जब को डोमेन के भी सभी अवयव संबंधित हो जाएं तब आच्छादक कहलाएगा।
अब एक या एक से अधिक अवयव किसी से संबंधित नहीं है तो फलन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब होगा? जब कोडोमेन के भी सभी अवयव संबंधित हो जाएं डोमेन के किसी न किसी अवयव से, तो ऐसे फलन को बोलेंगे आच्छादक फलन। ठीक है, यदि एक या एक से अधिक अवयव बच गए हैं किसी से संबंधित नहीं है तो उसको अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। जैसे ये वाला फलन क्या है, इसको मिटा दें तो ये आच्छादक भी है एकैकी भी है। ये भी क्या है, एकैकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है। क्यों आच्छादक है? क्योंकि कोडोमेन का कोई अवयव बचा नहीं है जो संबंधित ना हो, सब संबंधित हैं। कोडोमेन दो अवयव थे या दोनों संबंधित हैं, तो कोई अवयव बचा नहीं है। तो आच्छादक मतलब कोडोमेन के भी सभी अवयव संबंधित हो जाएं जिस फलन के द्वारा, उस फलन को क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑनटू मैपिंग, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। ठीक है, इसको लिटरेचर इंग्लिश में बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग। परिभाषित कैसे करेंगे? जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हों। जिस फलन के द्वारा, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव, कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। जिस फलन के द्वारा कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, फलन एफ का रेंज कहलाता है। संबंधित हो, ऐसे फलन को, ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। यहाँ फलन एफ और जी दोनों आच्छादक फलन हैं। यहाँ फलन एफ एवं जी दोनों क्या हैं? आच्छादक फलन है। दिन भर लाइट गोल करते हैं समय। ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। यहाँ फलन एफ और जी दोनों आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन के उदाहरण दीजिए। आच्छादक फलन का मतलब ये होता है कि कोडोमेन का सब अवयव संबंधित हो। उदाहरण है तो ये कोई अवयव संबंधित, सब अवयव संबंधित है, तो कोई अवयव बचा है क्या यहाँ? ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे इसको बाई 5 मिला देते, यहाँ बाई 3 मिला देते तो ये आच्छादक फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अवयव किसी से संबंधित नहीं है, बाई 5, ये बाई 3 किसी से संबंधित नहीं है, तो फिर अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी। तो आच्छादक कब कहलाएगा? किसके? कोडोमेन के भी। हाँ, कोडोमेन बी के भी सभी अवयव संबंधित हो जाएं तब क्या कहलाएगा? आच्छादक। ठीक है ना? तो जब आच्छादक फलन रहेगा तो कोडोमेन में जितने अवयव रहेंगे उतने रेंजों में रहेंगे। कोडोमेन कौन कौन है अवयव? इसमें बाई 1 और बाई 2 कोडोमेन में है। और रेंज में कौन है? जो संबंधित हो, तो वही बाई 1 और बाई 2 दोनों संबंधित है। तो कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय होगा। कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय होगा तो समझ जाओ कि आच्छादक है। जैसे मान लो यहाँ पे बाई 5 भी होता तो कोडोमेन में बाई 1 से लेके बाई 5 तक होते और रेंज में बाई 1 से बाई 4 तक होते तो समान समुच्चय न रहता। और जब बाई 5 इसमें है ही नहीं तो कोडोमेन के अवयव कौन कौन है?
बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। रेंज के अवयव कौन है? यही वही है। तो कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय हो जाए तो उस फलन को क्या बोलेंगे? आच्छादक। ठीक है, तो आच्छादक दिखाने के लिए हम क्या दिखाया करेंगे क्वेश्चन में? कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय, कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय दिखा देंगे तो वह फलन क्या हो जाएगा? आच्छादक। ठीक है, कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय जब आ जाएगा तो वह फलन क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा। लिखे देते हैं, जिस फलन का कोडोमेन और रेंज नोट, जिस फलन का कोडोमेन एवं रेंज समान समुच्चय हो, उस फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, और जिस फलन का कोडोमेन और रेंज समान समुच्चय ना हो उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। जिस फलन का कोडोमेन एवं रेंज समान समुच्चय ना हो, समान समुच्चय ना हो उसे अंतःक्षेपी फलन, इंग्लिश में इनटू मैपिंग कहते हैं, इनटू मैपिंग कहते हैं। यहाँ देखो चित्र में ए और बी है, यह A1 B1 C1, ये A2 A1 A2 A3 लिख लो, यहाँ B1 B2 B3 B4। यहाँ फलन H, यहाँ फलन H फ्रॉम A to B अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है, क्योंकि फलन H के द्वारा कोडोमेन B का एक अवयव B4 डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ फलन H A से B में अंतःक्षेपी फलन है, क्योंकि फलन H के द्वारा कोडोमेन B का अवयव B4 डोमेन के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव डोमेन के किसी अवयव से संबंधित ना हो, ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। समझ में आ गई बात? कोई जरूरी है कि एक ही अवयव, एक से अधिक अवयव भी संबंधित ना हो तब भी अंतःक्षेपी कहलाएगा। ठीक है, तो जिस फलन के द्वारा, लिखो अंतःक्षेपी फलन की परिभाषा लिखते हैं, अंतःक्षेपी फलन इनटू मैपिंग
जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव, एक या एक से अधिक अवयव, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव डोमेन के किसी अवयव से संबंधित न हो, जिस फलन के द्वारा कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव डोमेन के किसी अवयव से संबंधित न हो, ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। लिख ले। अब देखो आता है इसमें समाकारिता, तुल्यकारिता, समूह समाकारिता और तुल्यकारिता। चलो देखो परिवार चैप्टर 6 ग्रुप थ्योरी के चैप्टर 6 में पहुंचते हैं। थ्री वाला खत्म हो गया था। हाँ, कितना ही था सर? थ्री में क्या 3 में? चैप्टर की यूनिट थ्री भी 3 यूनिट की बेसिक अभी बताएं, शुरुआत तो आप कर रहे हैं। यूनिट 6 नहीं, यूनिट 3 है, शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसकी ज़रूरत थी वे अभी बताए। अब चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 6 और ये यूनिट 3, ये शुरुआत है। समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। ज़्यादा फेमस नाम यही इंग्लिश वाले ही हैं। इंग्लिश वर्ड लिख दिया करो, ये नहीं कि होमोमॉर्फिज्म लिखने की कोशिश करो, स्पेलिंग ही लिखा करो ना। जैसे हम डोमेन लिख देते हैं तो हिंदी में कोई जरूरी नहीं कि डोमेन इंग्लिश में लिख दिया करो, हम इंग्लिश है हिंदी में मिला के लिखेंगे। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता। समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता, तुल्यकारिता। ये हम हिंदी मीडियम वालों को ही इंग्लिश से वर्ड की हैबिट बनवाते हैं सबको, है ना। कहीं भी पढ़ने भी जाओ तो पढ़ाने वाले भी यही शब्द यूज करेंगे, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ही। वो तुल्यकारिता जानते न होंगे। समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता हम बता रहे हैं, अर्थ यूज हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ही करेंगे। अब आप भी स्पेलिंग लिखा करना, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, है ना। समूहों की समाकारिता एवं तुल्यकारिता। ठीक है, तो लिखो इसकी परिभाषा।
होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, समूहों की समाकारिता, समूहों की समाकारिता। अभी हेडिंग डाले थे, अब देखो परिभाषा बता रहे हैं ना, समूहों की समाकारिता। तो परिभाषा क्या है? माना जी व जी डैश दो गुणात्मक समूह हैं, गुणात्मक समूह हैं तथा यफ जी से जी डैश में, जी से जी डैश में एक फलन है। क्या है? फलन, जिसको अभी व्याख्या कर चुके हैं। माना जी व जी डैश दो गुणात्मक, वहाँ ए और बी समुच्चय लेते थे, तो समुच्चय का काम यहाँ कौन करेंगे? जी और जी डैश। और जहाँ जी और जी डैश दोनों क्या है? समूह हैं, ठीक है, जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, G1 G2 G3 G4। तो माना जी व जी डैश दो गुणात्मक समूह। गुणात्मक समूह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों की द्विआधारी संक्रिया गुणन है। दोनों की द्विआधारी गुणन संक्रिया क्या माने हैं? द्विआधारी संक्रिया गुणन मानकर चल रहे हैं, ठीक है। इसकी भी द्विआधारी संक्रिया गुणन है, इसकी भी द्विआधारी संक्रिया गुणन। गुणन के सापेक्ष ये भी ग्रुप है, गुणन के सापेक्ष ये भी ग्रुप है। दो गुणात्मक समूह है तथा एफ जी से जी डैश में एक फलन है, तब फलन एफ समाकारिता कहलाता है। तब फलन एफ होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता, समाकारिता होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। होमोमॉर्फिज्म कहलाता है कब? यदि ए कामा बी बिलोंगिंग जी के लिए, ए कामा बी बिलोंगिंग जी के लिए एफ ए इंटू बी में, ए इंटू बी में एफ लगाएं तो एफ ए इंटू एफ बी आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जी के दो अवयवों के बीच में जी की संक्रिया लगा करके नियम एफ लगाएं तो जी डैश के दो अवयवों के बीच जी डैश की संक्रिया लग गई, ठीक है। यहाँ देखो जी है और ये जी डैश है, तो जी के दो अवयवों के बीच जी के संक्रिया लगाकर जी की, तो यहाँ आ गया क्या? एफ ए और एफ बी। रिजल्ट आया जी डैश के दो अवयवों के बीच जी डैश की संक्रिया लग गई, तो जी डैश की संक्रिया भी जी गुणन है और जी की संक्रिया भी गुणन है। यदि मान लो जी की संक्रिया प्लस होते थे, ए और बी के बीच में प्लस लगाते तो एफ ए और एफ बी के बीच में इंटू आता जब जी डैश की गुणन संक्रिया होती। इसका मतलब ये हुआ कि जी के दो अवयवों के बीच जी की संक्रिया लगा के नियम एफ लगाएं तो जी डैश के दो अवयवों के बीच जी डैश की संक्रिया लग जाए। ऐसी कंडीशन में नियम एफ क्या कहलाता है? समाकारिता। क्या कहलाता है? समाकारिता, ठीक है। ए बी बिलोंग इन जी के लिए ए डॉट बी में हम एफ लगाए और ए और बी के बीच में डॉट क्यों लगाए? क्योंकि ग्रुप की संक्रिया है डॉट, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। तो यहाँ जी डैश के बीच जी डैश के दो अवयव प्राप्त हो गए, एफ ए और एफ बी, ठीक है। यहाँ नियम एफ लग रहा है ना, ये नियम एफ, तो ए में नियम एफ लगे तो एफ ए ना आ जाएगा, बी में एफ लगे तो एफ बी ना आ जाएगा। तो जी के अवयव ए बी होंगे और जी डैश के एफ ए एफ बी एफ सी ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये है, ऐसी स्थिति में एफ क्या कहलाएगा? समाकारिता, ठीक है। ये समाकारिता की परिभाषा हो गई। ये भी लिख रहे हैं सर। हाँ, चित्र बना लो। अब आता है मोनोमॉर्फिज्म, एकाएक समाकारिता। मोनोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म एकाएक समाकारिता, एकाएक समाकारिता।
एकैक समाकारिता। मान लिया या माना जी व जी डैश दो गुणात्मक समूह, गुणात्मक समूह तथा यफ जी से जी डैश में एक फलन है, तब फलन यफ एकैक समाकारिता कहलाता है, एकैक समाकारिता कहलाता है। यदि यफ समाकारिता हो अर्थात यफ ए डॉट बी इज इक्वल टू यफ ए इंटू यफ बी और यफ एकैकी हो, यफ एकैकी हो, एकैकी हो अर्थात एकैकी हो। एकैकी का मतलब ये होता है 1-1 या इंजेक्टिव, एकैकी हो। F is 1-1 और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। F is होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। F होमोमॉर्फिज्म हो, F 1-1 हो तो F को क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिज्म। दोनों कंडीशन फॉलो करता हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1-1 भी हो, एकैकी हो, ठीक है। भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बनता हो और समाकारिता भी हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिज्म फलन को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकैक समाकारिता, एकैक समाकारिता कहेंगे, ठीक है। अब एक शब्द आता है तीसरा, इंडोमॉर्फिज्म। क्या आता है? इंडोमॉर्फिज्म। इंडोमॉर्फिज्म इसको हिंदी में कहते हैं अंतराकारिता। क्या कहते हैं? अंतराकारिता। तो क्या लिखोगे? माना जी एक समूह है, एफ जी से जी में परिभाषित है, ठीक है, स्वयं पर परिभाषित है, दूसरे समूह पर नहीं, जी से जी पर। एफ जी से जी में एक फलन है, तब एफ, तब फलन एफ अंतराकारिता कहलाता है, कहलाता है। कब? यदि एफ समाकारिता हो, यदि एफ क्या हो? समाकारिता हो अर्थात एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए और बी बिलोंग इन जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन जी। ठीक है। अब देखो समाकारिता का उदाहरण,
चौथा नंबर पॉइंट डालो, समाकारिता का उदाहरण। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो लिखो, यदि योग के सापेक्ष सभी वास्तविक संख्याओं का समूह R हो, सभी वास्तविक संख्याओं का समूह R, क्यों माने रियल नंबर है, तो रियल नंबर को R से डिनोट करने की परंपरा है। यदि योग के सापेक्ष सभी वास्तविक संख्याओं का समूह R हो, तथा R0 शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह हो, शून्य रहित, शून्य जिसमें शामिल न हो, शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह, वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह हो, और F इस प्रकार से परिभाषित हो, R से R0 में, F R से R0 में निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? F A बराबर 2 की पावर A, तब यहाँ F समाकारिता है, तब यहाँ फलन F होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता है, होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर आप शून्य भी कर दोगे तो एक आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे एक स्थान पे कोई भी वास्तविक संख्या रखो, एक स्थान पे, सुनो ना, एक स्थान पे मान लो 0 रख दोगे तो इसका मान 2 की पावर 0 आएगा तो एक ना आ जाएगा। तो ये एक स्थान पे कोई भी वास्तविक संख्या रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे 0 रखो, इधर का मान कभी शून्य नहीं आएगा। 0 रख दूंगा तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इधर शून्य, ये बताइए 2 की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है? क्या 2 की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है? 2 की पावर 0 को लिख सकते हो 2 की पावर n माइनस n। तो 2 की पावर, एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m माइनस n, तो a की पावर m बटे a की पावर n होता है ना। तो ये क्या होगा, 2 की पावर n बटे 2 की पावर n, तो कट गया, तो एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कहना चाहते हैं कि ये R का अवयव है वास्तविक संख्याओं का, ये R0 का अवयव है। तो R0 का मतलब इसमें इसका मान कभी शून्य उभय न करेगा, इसीलिए R0 को क्या बोला गया, शून्य रहित, शून्य को छोड़कर। शून्य रहित मतलब शून्य को छोड़ करके जितनी वास्तविक संख्याएं बची हैं उनका नाम R0 रखा गया है, क्योंकि इधर जो रिजल्ट आने वाला है F लगाने के बाद है, F लगाने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वह किसी हालत में रिजल्ट F लगाने के बाद इधर का मान कभी शून्य आएगा ही नहीं। चाहे ऋण में कोई संख्या रखो, चाहे धन में, चाहे शून्य रखो, किसी हालत में इसका मान शून्य आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 की पावर में है ना ये लिखते हैं। यहाँ 5 लेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा, 17 लेंगे तो 2 की पावर 17 आएगा, 0 लेंगे तो 2 की पावर 0 आएगा। तो 2 में कुछ भी पावर लगाएंगे तो उसका मान 0 किसी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका R0 के अवयव कौन कहलाएंगे, 2 की पावर A टाइप के हैं। अब R कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शून्य रहित वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह है। R0 की द्विआधारी संक्रिया गुणन है, और R की द्विआधारी संक्रिया क्या है, योग है। योग के सापेक्ष सभी वास्तविक संख्याओं का समूह R,
ठीक है। तो इसकी द्विआधारी संक्रिया प्लस है, इसकी द्विआधारी संक्रिया क्या है, गुणा। तो समाकारिता क्या बोले, पहले समूह के दो अवयव लें और दो अवयव के बीच पहले समूह की द्विआधारी संक्रिया लगा के नियम यफ लगाएं, तो दूसरे समूह के दो अवयवों के बीच दूसरे समूह की द्विआधारी संक्रिया यदि लग जाती है तब वह नियम, वह फलन क्या कहलाता है, समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ना, दो अवयव लेते हैं आर के, माना ए कॉमा बी बिलोंग इन आर, तो ए और बी के बीच में ए आर के अवयव न है, तो आर की द्विआधारी संक्रिया क्या है, लिखा तो है योग के सापेक्ष। तो ए और बी के बीच में प्लस लगा के नियम एफ लगाते हैं, तो आएगा क्या, 2 की पावर ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, एफ की परिभाषा से, एफ की परिभाषा से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी। तो 2 की पावर ए के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ ए, और यहाँ क्या लिखा जा सकता है, एफ बी। तो यहाँ देखो ए प्लस बी, ए और बी के बीच में देखो प्लस लगाए हैं क्योंकि आर की संक्रिया योग है, और देखो एफ ए और एफ बी के बीच में गुणा लग गया क्योंकि आर जीरो की द्विआधारी संक्रिया गुणा है। ठीक है। तो वही बोला कि पहले समूह के दो अवयवों के बीच पहले समूह की द्विआधारी संक्रिया लगा करके नियम एफ लगाएं, तो दूसरे समूह के दो अवयवों के बीच दूसरे समूह की द्विआधारी संक्रिया यदि लग जाती है तब नियम एफ कहलाता है समाकारिता। ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ, ये नहीं है कि यहाँ प्लस आ गया है, आया, यहाँ प्लस तो लगाए पर यहाँ प्लस आया नहीं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी। घातांक नियम पढ़े तो हो 6वीं 7वीं क्लास में, यही ना पढ़े हो, ए की पावर एम प्लस एन बराबर होता है ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन, ना कि इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि दो अवयवों के बीच, आर के दो अवयवों के बीच आर की संक्रिया लगा के नियम एफ लगाए, तो आर डैश के दो अवयवों के बीच आर डैश की संक्रिया लग गई, इसलिए नियम एफ यहाँ समाकारिता है। लिख लिए। अब देखो आगे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखो, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी, हिंदी में कहते हैं समाकारिता की अष्टी। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अष्टी। देखो यहाँ पे सुनो अच्छे से, माना जी और जी डैश दो गुणात्मक समूह हैं, एफ है, जी से जी डैश में एक फलन है, तो यदि फलन एफ समाकारिता है, फलन एफ क्या है, समाकारिता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि माना जी और जी डैश दो गुणात्मक समूह है और एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। तो अब जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी के तत्समक अवयव से संबंधित हो, जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, जैसे ए ई डैश से संबंधित हो गया, बी ई डैश से संबंधित हो गया, सी ई डैश से संबंधित हो गया, डी ई डैश से संबंधित हो गया, ई किसी ई डैश से संबंधित हो गया, और यहाँ पे मान लो पी भी है तो पी किसी से संबंधित है, पी मान लो संबंधित हो गया ए डैश से मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ई के बाद एफ भी है तो एफ संबंधित हो गया बी डैश से, जी भी है तो ये संबंधित हो गया सी डैश से। तो जो जो अवयव ई डैश से संबंधित हुए हैं, कौन कौन, ए बी सी डी ई, तो जो जो ई डैश से संबंधित हुए हैं उनको कहेंगे कर्नल, कर्नल ऑफ एफ। तो कौन कौन को संबंधित हुए हैं,
ए बी सी डी और ई। तो जी के जो वे अवयव है जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है, एफ का कर्नल कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, माना जी और जी डैश दो गुणात्मक समूह हैं, एफ क्या है, जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है, एफ का कहलाता है। इसे के ई आर एफ या के से डिनोट करने की परंपरा है, कैपिटल के से डिनोट करने की परंपरा। तो क्या बोलोगे, माना जी और जी डैश दो गुणात्मक समूह हैं, एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है, तब जी के वे अवयव, कौन अवयव, जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो। जी का तत्समक अवयव ई है और जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश है। तो जो अवयव किससे संबंधित हैं, ई डैश से, तो वे क्या कहलाएंगे, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के समूह से संबंधित होंगे वे क्या कहलाएंगे, आतंकवादी कहलाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये आतंकवादियों का ग्रुप है, तो इंडिया के जो सदस्य आतंकवादियों से संबंधित हैं वे आतंकवादियों का एक ग्रुप कहलाएगा, जिसका नाम हम रख दिए हैं कर्नल। तो किससे संबंधित जो रहे, पाकिस्तान के आतंकवादियों के समूह से संबंधित हों। ठीक है, या जो आतंकवादियों का कोई हेड है, मान लो ई डैश है, तो जो लोग इंडिया के उसे आतंकवादियों के लीडर से संबंधित है, जो आदमी, वे आदमी का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उस ग्रुप को कहेंगे कर्नल। क्या कहेंगे, कर्नल कहेंगे। तो जी और जी डैश दो क्या है, समूह है, जी और जी डैश दो क्या है, समूह है। जी से जी डैश में यह समाकारिता है, होमो